हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक मेडिसिन। तो हम लोग क्या पढ़े थे, थायराइड पढ़ रहे थे, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़े थे। तो उसमें कल हम लोगों ने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने पढ़ना है कि थायराइड के कैंसर कौन कौन से होते हैं। थायराइड के कैंसर्स की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर्स की टाइप कितनी होती हैं। तो कैंसर्स की टाइप हमारे पास हमेशा दो किस्म की होती हैं, एक हमारे पास बिनाइन होती है और एक हमारे पास मेलिग्नेंट होती है। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिनाइन और मेलिग्नेंट में क्या फ़र्क है। ये वैसे बहुत नॉर्मल चीज़ें हर बच्चे को पता होती हैं, लेकिन स्टिल नेक्स्ट कैंसर पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो बिनाइन क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर वो है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसके यहाँ पे ट्रैकिया पड़ा है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल पड़ी है, यहाँ पे आप कर लें आपके पास लिवर पड़ा हुआ है। ठीक है, बिनाइन में क्या होगा कि जो हमारे पास कैंसर का सेल है वो लिमिटेड रहेगा, मतलब वो इन्वेड नहीं करेगा। अगर वो थायराइड में है तो वो थायराइड में ही रहेगा, वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा, वो ब्लड वेसल में नहीं जाएगा, वो साइड वाले ऑर्गन्स में इन्वेड नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? इट्स नॉन इन्वेजन, मतलब इन्वेड नहीं करता। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेलिग्नेंट वो इन्वेड करता है। अब जैसे एक थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, उसके अंदर उसका कैंसर है, वो मेलिग्नेंट हो जाता है ना। जब भी कैंसर के सेल इन्वेड करना शुरू कर दें दूसरी चीज़ में, तो हमेशा वो मेलिग्नेंसी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्वेड करेंगे, जैसे हो गया लिवर को और किडनी को, या मतलब किसी भी ऑर्गन को करेंगे तो वो हमारे पास मेलिग्नेंट हो जाएंगे। मेटास्टेसिस नहीं होती इसमें, और इसमें मेटास्टेसिस होती है। इसका क्या मतलब होता है कि वही आप कह रहे हैं स्प्रेड होना। ठीक है, अंदर डीप इन्वेड नहीं होंगे। ठीक है, बिनाइन में इन्वेजन होगी, इसमें नहीं होगी। दूसरा, बिनाइन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं एक प्लेस पे, जबकि जो मेलिग्नेंट होते हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, वो मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो स्प्रेड होते रहते हैं। जबकि बिनाइन एक जगह पे लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन मेलिग्नेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ग्लैंड का है तो ग्लैंड में रहेगा, लेकिन मेलिग्नेंट में क्या होगा, अगर वो ग्लैंड का है तो वो दूसरों को भी अफेक्ट करेगा। इसी तरह मोस्टली कहते हैं कि जो बिनाइन कैप्सूल होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं। मैंने ये पहले लिख लिया था क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा नहीं है, तो मैंने कहा कि आपको इधर से ही समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मोस्टली कैप्सुलेटेड होते हैं। मोस्टली कैप्सुलेटेड का क्या मतलब होता है? लाइक ये कैप्सूल है, इसके अंदर सेल्स हैं, कैंसर सेल। अब ये नहीं सोचना कि हर कैप्सुलेटेड बिनाइन ही होगा, कभी कभी कैप्सुलेटेड मेलिग्नेंट भी हो जाते हैं। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मोस्टली जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैप्सुलेटेड नहीं होते, और बिनाइन मोस्टली कैप्सुलेटेड होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो कैप्सुलेटेड होते हैं ये मे बी कैप्सुलेटेड, ये मेलिग्नेंट हो सकते हैं इन सम केसेस, इन फ्यू केसेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कोल्ड निड्यूल्स। सबसे पहले अब कोल्ड निड्यूल्स और हॉट निड्यूल्स में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, कोल्ड निड्यूल्स ना आप जब भी कहीं होंगे ना तो वो मेलिग्नेंट होंगे। ठीक है, मेलिग्नेंट होंगे, और वो किस में होंगे? जो पेशेंट आपको हाइपोथायराइडिज्म के साथ आया होगा। कोल्ड निड्यूल्स, हाइपोथायराइडिज्म। और जो हमारे पास हॉट निड्यूल्स की प्रेजेंटेशन होती है वो हाइपर में होती है। ये हमारे पास मेलिग्नेंट होते हैं, ये हमारे पास मेलिग्नेंट, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास मेलिग्नेंट नहीं होते। जो हॉट निड्यूल्स होते हैं वो हमारे पास मेलिग्नेंट नहीं होते। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ आती है? कोल्ड निड्यूल्स। कोल्ड निड्यूल्स क्या होते हैं कि कोल्ड निड्यूल्स, जैसे आप सर्जरी में जाएंगे, जब सर्जरीज़ वगैरह हो जाती हैं तो मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह, सर्जन्स वगैरह आपसे पूछते हैं कि कोल्ड निड्यूल्स किस पेशेंट में होते हैं और हॉट निड्यूल्स किस पेशेंट में होते हैं, मतलब उनकी एसोसिएशन किस थायराइड से होती है। तो आपने हमेशा बताना है जो कोल्ड निड्यूल्स होते हैं, एक तो वो मेलिग्नेंट होते हैं, और दूसरा वो उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो हाइपोथायराइडिज्म के साथ होती है। और जो हॉट निड्यूल्स होते हैं वो हमेशा हाइपरथायराइडिज्म की प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, हॉट निड्यूल्स, और ये मेलिग्नेंट नहीं होते कभी भी, जबकि कोल्ड निड्यूल्स हमेशा मेलिग्नेंसी की तरफ जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है कि प्रोग्नोसिस जो इसकी है वो अच्छी होती है बिनाइन की, मतलब उसकी ट्रीटमेंट अगर जल्दी कर दी जाए तो वो ट्रीट ईजिली हो सकते हैं। मेलिग्नेंट की हमेशा पुअर प्रोग्नोसिस होती है क्योंकि वो एक ऑर्गन के साथ दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट कर चुका होता है। लेकिन अगर बिनाइन में देखा जाए तो वो आप कह सकते हैं कि यार वो ईजीली उसको हम लोग कर सकते हैं, मतलब ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए कैंसर की, उसके बाद हम थायराइड कैंसर्स की जो टाइप है वो पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हमेशा याद रखिएगा बिनाइन में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिनाइन में कौन से आते हैं और मेलिग्नेंट में कौन से आते हैं। जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट एक है फॉलिकुलर थायराइड कैंसर। उसके लिए आपको फॉलिकल्स का सारा मेथड पता होना चाहिए। फॉलिकल्स होते हैं वो फंक्शनल सेल होते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड के, ठीक है। तो ये अगर आपको पता नहीं होंगे कि कैसे होंगे, ये लास्ट वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही तो ये प्रॉपर पूरा एक टॉपिक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास कौन कौन सी टाइप है उसकी थायराइड कैंसर की। अच्छा, तो जैसे हम लोग पढ़े थे कैंसर्स के बारे में। पहले तो हमने कैंसर्स की टाइप पढ़ी कि दो होती हैं। सबसे पहले एक होती है हमारे पास बिनाइन और एक होती है मेलिग्नेंट। अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास बिनाइन में कौन से आते हैं और मेलिग्नेंट में कौन से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ है फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा। तो फॉलिकुलर ही हमारे पास मेलिग्नेंट में भी आता है और बिनाइन में आता है, लेकिन चीज़ एडिनोमा यहाँ पे ये है और यहाँ पे कार्सिनोमा मतलब कैंसर। अब चीज़ क्या आती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा है, ठीक है, ये हमारे पास थायराइड का बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। ये थायराइड का बिनाइन ट्यूमर है और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फॉलिकुलर सेल्स से। हमारे थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं फंक्शनल सेल्स, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तीसरा ये क्या काज करवाता है, मेलिग्नेंसी काज करवाता है। क्यों काज करवाता है, क्योंकि हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा में क्या होते हैं, प्रेजेंट किस तरह होता है ये बंदा, ये कोल्ड निड्यूल्स के साथ होता है, ठीक है, हॉट निड्यूल्स के साथ नहीं होता। और मैंने पहले भी बताया कि जो कोल्ड निड्यूल्स होते हैं वो हमारे पास एक चीज़ को मेलिग्नेंसी की तरफ लेके जाते हैं। अब उसमें क्या होगा कि अब कोल्ड निड्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है। उसमें ये होता है कि जब हम पेशेंट के नेक को पल्पेट करते हैं तो हमें स्वेलिंग के साथ स्वेलिंग जो होती है वो नॉन पेनफुल होती है, वहाँ पे कोई रेडनेस नहीं होता, कोई टेंडर नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है किस चीज़ की, कोल्ड निड्यूल्स की। तो ये जो फॉलिकुलर एडिनोमा है ये सिर्फ किसकी वजह से मेलिग्नेंसी की तरफ जाएगा, ये हमारे पास कोल्ड निड्यूल्स की वजह से मेलिग्नेंसी की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ याद रखें कि एक तो ये मेलिग्नेंसी की तरफ जाएगा, दूसरा ये कैप्सुलेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू। अब देख लेते हैं हम मेलिग्नेंसी में हमारे पास यहाँ पे एडिनोमा था, यहाँ पे कार्सिनोमा है, ठीक है। पहले हमने बिनाइन में ये पढ़ा कि जो हमारे पास बिनाइन है वो इन्वेड नहीं होता, ठीक है। तो ये जो फॉलिकुलर एडिनोमा है ये इन्वेड नहीं होगा, लेकिन जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है ये इन्वेड होगा और ये भी थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स का ही कैंसर होगा, ठीक है। ये स्प्रेड होगा, इसकी एबिलिटी होगी इन्वेड करने की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी है, जो इसकी प्रोग्नोसिस है ना, जो इसकी प्रोग्नोसिस है वो हमारे पास गुड है, ठीक है। दूसरा ये एक वाहिद कैंसर है, ये ना पेपर में बड़ी चीज़ 110% आती है कि ये एक वाहिद कैंसर है जो ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक जाता है। जो हमारे पास 99% कैंसर्स होते हैं वो लिम्फेटिक प्रोसेस के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू हमारे बॉडी के पार्ट्स तक जाते हैं। लेकिन फॉलिकुलर कार्सिनोमा एक ऐसा कार्सिनोमा है, पहला कार्सिनोमा है और फर्स्ट कार्सिनोमा है जो ब्लड के थ्रू हमारे पास दूसरे ऑर्गन्स तक जाता है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको मेलिग्नेंट में ये भी बताई थी कि वो मे भी कैप्सुलेटेड हो सकता है लेकिन मोस्टली अनकैप्सुलेटेड होता है। तो चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये कैप्सुलेटेड है। दूसरा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है ये आपके पास जब रास जीन की मोस्टली जब रास जीन म्यूटेशन होती है, रास जीन्स एल्डोस्टेरॉन, वो आगे पूरा नेक्स्ट प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरॉन का, वहाँ पे मैं आपको रास का प्रॉपर मैकेनिज्म बताऊँगी, ठीक है। रास जीन की भी म्यूटेशन होती है तो हमें जब हम इसके बायोलॉजिकल देखते हैं तो हमें फॉलिकुलर कार्सिनोमा मिलता है, ठीक है। दूसरा हिमेटोजेनेसिस होता है और इसकी प्रोग्नोसिस जैसे मैंने आपको बताई है वो वेरी गुड होती है, खर्श होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लेना है पेपलरी। तो यहाँ पे मैंने बाकी बना लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी चीज़ ये याद जानना ज़रूरी है, पहले हम ये देख लेते। अच्छा, ये ना मैंने ये लिखने वाला काम इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है और आप लोगों के लिए शायद आसानी हो जाए, ठीक है, कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है कि मैं एक एक चीज़ लिखने बैठ जाती हूँ। जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाने वाली, लिख के समझाने वाली चीज़ होगी वहाँ पे मैं आपको लिख के समझा दूँगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन ये सिर्फ समझने वाली है, इसमें कोई डिटेल्स डायग्राम्स वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिससे पहले आप लोगों ने पीछे ये पढ़ा कि थायराइड कैंसर में हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा और मेलिग्नेंट में फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है, इस तरह। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं
कि सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं कि कौन से मेलिग्नेंट कार्सिनोमास हैं। तो सबसे पहले पेपिलरी कार्सिनोमा, ये जिसे कहते हैं ना मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है, ठीक है। मेलिग्नेंट तो है ही, लेकिन मोस्ट कॉमन है, ठीक है। लाइक 80 to 85% इसके साथ, इस पेपिलरी कार्सिनोमा के साथ उनकी प्रेजेंस होती है। लाइक वो आते हैं तो उसमें मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं 80 to 85% वो क्या होते हैं, उनको पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा, कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया ये ऐसा कार्सिनोमा है, ठीक है, जो पहला कार्सिनोमा है जो ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स तक जाते हैं। तीसरा है मेडुलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है, और टेटनी हो जाता है। ये आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मेडुलरी हाइपोकैल्सीमिया से इसका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है। और सबसे अगर आपसे ये आप देखिए मैंने लिखा हुआ है एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 110% एग्ज़ाम। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा आपसे वो पूछते हैं कि आप बताएं कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट कौन सा है कार्सिनोमा, ठीक है। और आपने ये याद रखना है, कोई भी पेशेंट ओल्ड एज के साथ आता है, ठीक है, और उसकी प्रोग्नोसिस बहुत वर्स्ट हो जाती है, तो वो आपने एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बताना है, ठीक है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हमेशा ओल्ड एज में होता है और ये बहुत वर्स्ट होता है। ये लाइक पेपिलरी इज़ मोस्ट कॉमन एंड एनाप्लास्टिक इज़ वेरी वर्स्ट, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशंस पे आ जाते हैं, देन मैं आपको बुक से भी इसको पढ़ के बता दूंगी, ठीक है। पेपिलरी कार्सिनोमा जब हम इसे पल्पेबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ना एक लिम्फ नोड्स, मैं अब यहाँ से आपको बता देती हूँ कि जब हम देखें, ये सबसे पहले आपने इसकी देखनी है कि इसकी क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा आपने सबसे देखना है कि ये मोस्ट कॉमन है। दूसरा ये 80 to 85% में आता है। तीसरा ये आपने देखना है ब्राफ जो होता है ना, ब्राफ सेल्स म्यूटेशन, जो जीन्स म्यूटेशन है, ये उसकी वजह से होता है, और ये चाइल्डहुड इरिडेशंस की वजह से होता है, और उसकी प्रोग्नोसिस वेरी गुड होती है। नेक्स्ट इसकी हम लोग देख लेते हैं कि बुक में इसका क्या लिखा हुआ है, वन बाय वन। ये हमारे पास कहाँ है पेपिलरी कार्सिनोमा, दिस इज़ पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ मोस्ट कॉमन, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, इट इज़ मोस्ट कॉमन एम्प्टी अपीयरिंग न्यूक्लियाई विद सेंटर क्लीनिंग ऑर्फन एनी, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसकी प्रेजेंटेशन है ऑर्फन एनी आई, ये देखें, ये छोटी छोटी आइज़, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ वो क्या कह रहा है कि हाई रिस्क विद द अच्छा ये कहाँ से आइज़, ठीक है, मोमास बॉडीज़, न्यूक्लियर ग्रूव्स, पेपाई एंड मोमा एडॉप्टेड, ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारे पास एक ऑर्फन एनी मिलती है। लाइक ये देखें, जब दो चीज़ें मिलेंगी आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक हो गया। हाई रिस्क विद द RET जीन्स म्यूटेशन हो गया, PTC जीन्स में रीअरेंजमेंट हो जाते हैं हमारे पास जब, ठीक है। और तीसरा हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजर जो चीज़ है ना वो ब्राफ म्यूटेशन है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तीसरे हम लोगों ने किस चीज़ की म्यूटेशन पढ़ी थी, RET की, रेट की, प्लस हम लोगों ने पढ़ी थी PTC की, ठीक है, म्यूटेशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये चाइल्डहुड इरिडेशन से होती है। अच्छा, अब इसकी ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने इसकी प्रेजेंटेशन क्या करनी है। जब भी कोई पेशेंट आएगा वो हमें कहेगा कि सर या डॉक्टर मुझे फील हो रहा है, तो आपने सबसे देखना है कि मोस्ट प्रेविलेंट होगा, उसके जो लिम्फ नोड्स होंगे ना वो बहुत पल्पेबल होंगे, और दूसरा उसकी जो प्रोग्नोसिस होगी ना वो हमारे पास गुड होगी। तो ये आपका हो गया पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। दूसरा आ जाता है मेडुलरी कार्सिनोमा। मैंने आपको इसमें बताया है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास एक हाइपोकैलेसीमिया होता है। अब दो आप लोगों ने हार्मोन्स पढ़े होंगे, कैल्सीटोनिन प्लस पैराथायराइड हार्मोन। अब इसका कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को कम करवाता है, ठीक है। अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या करेगा, ये हमारे पास जो कैल्शियम है ना उसको कैल्सीटोनिन ये कम करा देगा। और दूसरा हमारे पास आता है वो है हार्मोन, ये दो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को एडजस्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में CA मतलब कैल्शियम को मेंटेन रखता है, पूरा करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को पूरा करता है, और कैल्सीटोनिन अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करता है, कम करता है, उसको क्या करता है, कैल्शियम को कम करता है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले तो पेशेंट में हमें मेडुलरी कार्सिनोमा में हमें क्या मिलेगा, जो पेशेंट है उसमें जो कैल्सीटोनिन की अमाउंट है वो बहुत हाई रेज हो गई है, बहुत कैल्सीटोनिन उसकी बॉडी में बन रहा है। जब उसकी बॉडी में कैल्सीटोनिन बहुत ज़्यादा बनेगा, मैंने आपको यहाँ बताया था कैल्सीटोनिन का काम होता है कैल्शियम
कैल्शियम को कम करना, ठीक है। कैल्सीटोनिन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगी, कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाएगी तो पेशेंट की बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी, जिसे टेटनी कहते हैं। अब इसमें किन सेल्स की म्यूटेशन आएगी? इसमें रेड सेल की म्यूटेशन आएगी और MEN2A और +2B। ये नेक्स्ट पूरे दोनों टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन सी जीन्स में म्यूटेशन आएगी, MEN2A और +2B और रेड म्यूटेशन। इसमें ब्राफ सेल की म्यूटेशन आ रही थी, रेड सेल की और PTC सेल की हमारे पास ये आ रही थी। और दूसरा नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, रेड म्यूटेशन हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको देख लेते हैं। मेडलरी मोस्ट पैराफोलिकुलर सी सेल, ठीक है, प्रोड्यूस कैल्सीटोनिन शीट ऑफ पोलोगोनल सेल्स एंड एमोलॉइड स्ट्रोमा, स्टेन्स विद कॉन्गो रेड। हम इसे कॉन्गो रेड से स्टेन करते हैं, ठीक है, तो हमें ये बॉडीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट क्या, एसोसिएटेड विद MEN2A +2B + रैट म्यूटेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड प्लस एनाप्लास्टिक जो हमारे पास है कार्सिनोमा, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है और ये मोस्टली ओल्ड एजेस में होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया ये ओल्डर एज में होता है, ये वर्स्ट होता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि जो इसका नेक की एनलार्जमेंट होती है ना, वो बड़ी तेज़ी से होती है, बड़ी स्पीड से उसकी नेक इनलार्ज होती है, बहुत स्पीड लगाती है। बाकी सेल्स में जो हमारे पास है वो होते होते थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास है ना, ये फ़ौरन ही क्या हो जाता है, इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। दूसरा इसमें किस सेल्स की म्यूटेशन आती है, P53 म्यूटेशन आती है। और इसमें जो सिम्टम्स फेस करते हैं ना पेशेंट्स, वो होते हैं डिस्फनिया, इसका मतलब होता है सांस मतलब ऑक्सीजन मतलब सांस कम आना, डिस्फनिया। दूसरा डिस्फेजिया, खाने में मसला होना। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस मतलब आवाज़ जैसे एक नॉर्मल आवाज़ है उसमें मतलब थोड़ी मोटी आवाज़ आना, इस टाइप की। आई एम सॉरी, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, उस तरह की आवाज़ आएगी। क्योंकि यहाँ पे इसके फिर वोकल कॉर्ड का भी इशू बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसको बोलने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि गला बहुत इनलार्ज मास हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से इसको देख लेते हैं। ओल्डर पेशेंट्स उन्होंने पहले बता दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट विद रैपिडली इनलार्जिंग नेक मैस, कंप्रेसिव सिम्टम, डिस्पनिया, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, वेरी प्योर प्रोग्नोसिस। और ये किसके साथ म्यूटेशन है, P53 के साथ ये म्यूटेटेड है, ठीक है। ये आपके पास हो गए कार्सिनोमास। फॉलिकुलर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं यहाँ से पढ़ा देती हूँ। इसकी क्या है, गुड प्रोग्नोसिस है। ये क्या होता है, इन्वेड होता है थायराइड कैप्सूल एंड वेस्कुलर, अनलाइक फॉलिकुलर एडिनोमा। अच्छा, इसको मैंने आपको पहले बताया हेमाटोजेनियस होता है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है, एसोसिएटेड विद रास म्यूटेशन होती है, इसमें रास म्यूटेशन आता है। ये मैं आपको सारा बताऊंगी, रास का पूरा मैकेनिज्म है, पूरा साइकिल है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम रास पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, PAX8 PPAR डेल्टा की ट्रांसलोकेशन होती है हमारे पास। फाइन नीडल एपरेशन साइटोलॉजी होती है। अब इसको ना फॉलिकुलर जो एडिनोमा और कार्सिनोमा में ना थोड़ा डिफरेंस करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लैब्स की जो चीज़ें ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जीन्स जो हम लोग जब इस तरह का कोई मसला बना तो हम लोग जीन्स की म्यूटेशन चेक करते हैं, बायोलॉजिकल हम उस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक आपके यही थे। और ये एक थायराइड एडिनोमा है, ये बिनाइन सोलिटरी ग्रोथ ऑफ द थायराइड, मोस्ट ऑफन नॉन फंक्शन, कोल्ड और रेडिएटिव आयोडाइड स्कैन्स कैन रियली कॉज hyperthyroidism where on autonomous thyroid hormones produce hot and toxic. Most common histology is follicular, absence of capsule और vascular, like सारे ही मैंने वो वेस्कुलेटेड ये वो सब उसमें ये लिखा हुआ है। तो आपके लिए ये 4 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। और यहाँ से जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैलिग्नेंट कौन से होते हैं, पेपलरी होता है, फॉलिकुलर होता है, मेडुलरी होता है और एनाप्लास्टिक होता है। ये चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको बताऊँ थायराइड का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल जो मैंने चीज़ पढ़ानी है वो मेडिसिन और सर्जरी है, ठीक है, इन दो इसकी, ठीक है। थायराइड की मेडिसिन और सर्जरी है। उसके बाद हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड करना है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, आप अपने NLE के पास पेपर सारे निकाल दें, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुआ। मैंने आपको सारा थायराइड कंप्लीट करवाया। ये कैंसर्स हो गए, ये आपके जो हैशीमोटो वो सब हो गया, ये आपके सब एक्यूट वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपका आ गया हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडिज्म। इसके हम बैक पे जाते हैं। ये आपका सारा आ गया जिसे कहते हैं स्किन के थायराइड हार्मोन के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये आ गए, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको ये सारा कवर करवा दिया। अगर कुछ समझ ना आए अभी भी तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछना है, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। एंड टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।